मैंने जैसे ही अपना बैग टेबल पर रखा वैसे ही माँ बोल पड़ी, एक दिन तुम्हारे नंबर के चक्कर में बच्चा बेचारा मर जाएगा, मर। जाके जरा देख उसे, सुबह से कमरे में रोए जा रहा है और गाल अलग सूजा पड़ा है। उस पूरे दिन में इतना कुछ हो चुका था कि मैं तो ये बात भूल ही गया था कि रोहन को मैंने एक थप्पड़ भी मारा था। माँ के कहने पर मैं रोहन के कमरे में गया तो वो उदास बैठा था। मुझे आते देख उसने मुंह फेर लिया। मैंने पास जाकर उसकी गाल की तरफ देखा तो मुझे उसकी गाल पर कोई भी निशान नहीं नजर आया और मैं उसे खाना खाने के लिए बोलकर कमरे से बाहर आ गया। मैं चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, पर ऑफिस से आने के बाद हमेशा रोहन को पढ़ाता था। पर उस दिन सब चीज़ों को मैंने साइड रख दिया था। मैं अपने कमरे में आ गया और थोड़ी देर यूं ही बस अकेले रहना चाहता था ताकि मन को शांत कर पाऊं। पर मेरी 2.5 साल की बेटी मेरे पीछे पीछे पापा पापा कहते हुए कमरे में आ गई। कभी वो मेरी पीठ पर चढ़ती तो कभी मुझे बाहर घुमाने को कहती। मैं उसे मना नहीं कर पाया और बुझे मन से उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद विधि ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। सब खाना खाकर सो चुके थे, बस मैं ही बेचैन था। अगले दिन ऑफिस के लिए रेडी हुआ तो माँ पीछे से गुस्से में बोली, अपना टिफिन लेकर जाना, कल भी नहीं लेकर गया था, इसका गुस्सा खाने पर क्यों निकालता है। माँ की बात सुनकर मैं बोला, आप तो कुछ बोलो ही मत माँ, 2 सब्जेक्ट्स में फेल है ये, आरती उतारो क्या इसकी। वो बच्चे ही अलग होते हैं जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। मेरे ऑफिस में रेखा का बेटा एनडीए में सिलेक्शन हुआ है उसका, और एक ये है नालायक। न जाने क्यों मेरी बातों को सुनकर माँ नरम सी पड़ गई और अपने पास बुलाकर बड़े ही प्यार से बोली, बेटा तू रोहन को डांटा मत कर, एक अच्छे पिता की तरह उसे प्यार से समझाया कर, जैसे तेरे पिताजी तुम दोनों भाइयों को समझाते थे। उस पे अभी से पढ़ाई का बोझ मत डाल बेटा, पूरी उम्र पड़ी है उसकी, उसे गाइड कर क्योंकि उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और तू देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तूने उसको इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा, कहीं गहरी चोट लग जाए तो। तुझे पता है कल वो बहुत रोया, उसे देखकर निकिता भी रोने लगी। कल तो वो उसके साथ भी नहीं खेला और आज बड़ी मुश्किल से स्कूल भेजा है। ऐसा मत कर बेटा। माँ का इस तरह मुझे समझाना बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे एक माँ जिंदगी भर अपने बच्चों को समझाती और सिखाती रहती है। उस दिन मेरी माँ भी वही कर रही थी। विधि वही किचन में मेरा टिफिन पैक करते हुए गुस्से में मुझे देख रही थी। मैं विधि को सॉरी बोला और टिफिन लेकर फ्रेश मूड के साथ अपनी बेटी का माथा चूमकर बैंक के लिए निकल गया। शाम को घर आया तो विधि एक तरफ टीवी में वही सास बहू के सीरियल देख रही थी तो दूसरी तरफ रोटियां बना रही थी। विधि ने मुझे पानी दिया और मैं फ्रेश होकर थोड़ी देर माँ के साथ बैठा और फिर रोहन के कमरे में चला गया। रोहन फुटबॉल को अपनी उंगली पर फिरा रहा था। मुझे देखकर वो आनन फानन में किताब लेकर बैठ गया। मैंने उस दिन यूं ही अचानक टेबल पर रखा हुआ उसका बैग चेक किया जिसमें मुझे कुछ टेस्ट पेपर्स मिले। किसी में 20 में से 2 नंबर, किसी में 10 तो किसी में 11। मैं रोहन पर एकदम चिल्ला दिया, क्या है ये। मेरी आवाज़ सुनकर विधि किचन से भागती हुई मेरी तरफ आई। मैंने विधि से पूछा, ये टेस्ट पेपर्स कब के हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम कभी इसका बैग खोलकर देखती भी हो या नहीं। रोहन विधि की तरफ देखकर बोला, सॉरी मम्मा, मैं आपको दिखाने वाला था। पर दिखाए नहीं क्योंकि ध्यान तो पढ़ने में है ही नहीं। फुटबॉल से फुर्सत मिले तो ना। क्या पढ़ाता है तुम्हारा ट्यूशन टीचर जो ऐसे नंबर आते हैं तुम्हारे।
मैं रोहन को घूर कर बोला। मैंने तुरंत रोहन के ट्यूशन टीचर को कॉल किया, बट उसने फ़ोन नहीं उठाया। विधि भागती हुई किचन की तरफ गई और गैस बंद करके वापस मेरे पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। इतने में रोहन के टीचर का कॉल आ गया। मैंने स्पीकर ऑन करके उनसे पूछा कि सर, आपने टेस्ट पेपर के बारे में बताया क्यों नहीं? ट्यूशन टीचर ने बोला, मैंने फ़ोन किया था मैडम को, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और उनको टेस्ट पेपर्स के नंबर सारे व्हाट्सएप कर दिए हैं। इस बीच विधि डरते हुए अपना फ़ोन ढूंढने लगी जो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। आटा लगे हुए हाथों से उसने अपना फ़ोन चेक किया तो सच में टेस्ट पेपर्स की फ़ोटोज़ भेजी थी जो शायद वो देख नहीं पाई थी। उसने वो सारे टेस्ट पेपर्स की फ़ोटोज़ मुझे दिखाई। फ़ोटोज़ देखकर मैं विधि की तरफ घूरने लगा। सॉरी सर, आपने सारे नंबर्स की पिक्चर्स भेजी हैं। वैसे ये पढ़ने में कैसा है? ट्यूशन टीचर ने कहा, ठीक है, पढ़ने में तो बस थोड़ी जल्दबाजी करता है, थोड़ा पेशेंस हो तो टॉप कर जाए। मैंने थैंक यू बोलकर फ़ोन काट दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो विधि, जो तुमने टेस्ट पेपर्स ही नहीं देखे? मैंने विधि से कहा और फिर रोहन से पूछा, तुम्हें पढ़ना लिखना है या नहीं? हर बार नंबर कम, हर बार फेल, कब तक चलेगा ऐसा? थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, जिंदगी में कुछ बन जाए, पर मजाल है इसके कान पर जूं भी रहेंगे। अब मैं रोहन की तरफ से बहुत ही निराश हो चुका था और उस दिन के बाद मैंने ये ठान लिया था कि अब रोहन को पढ़ने के लिए मैं कभी नहीं टोकूंगा, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। दिन बीतते गए, ना मैंने रोहन से कुछ बात की और ना उसे पढ़ने के लिए बोला। एक सुबह विधि ने मुझसे रोहन की लेट नाइट स्टडी का जिक्र किया तो मैंने जवाब में विधि को कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने बैंक चला गया। हाँ, पर माँ ने पीछे से रूखी सी आवाज में बोला, रात भर पढ़ पढ़ के बीमार हो जाएगा वो, फिर संभालते रहना पीछे से। निकिता से मिले बगैर और किसी से कुछ कहे बगैर मैं चुपचाप बैंक के लिए निकल गया। शाम को घर आया। विधि किचन में कुछ खास बना रही थी क्योंकि पूरे घर में खुशबू फैल रही थी। मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर सोफा पर बैठा था। मैंने बैग से निकालकर एक खिलौना निकिता को दे दिया तो वो खुशी से झूम गई। माँ वहीं बगल में बैठी कोई अपने ज़माने का गीत गुनगुना रही थी। मैंने माँ से पूछा, रोहन कहाँ है? माँ ने कहा, कमरे में है, स्कूल से आते ही सो गया और आज तो ट्यूशन भी नहीं गया। साथ में विधि बोली, मैम का भी मैसेज आया था कि आजकल रोहन स्कूल में सोता रहता है, पूरी रात क्या करता है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं? आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैंने रोहन को आवाज़ लगाई तो वो कुछ बोला नहीं। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गया तो वो फुटबॉल से खेल रहा था। मैंने माँ और विधि को बताया कि वो फुटबॉल से खेल रहा है। मेरे बोलने के बाद माँ और विधि मुझसे कुछ नहीं कह पाई। मैं खाना खाकर अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करने चला गया। रात के 12 बज चुके थे। विधि भी निकिता को लेकर सो चुकी थी और मुझे भी नींद आने लगी थी तो मैं भी सो गया। करीब 2 बजे रात को प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने गया। देखा कि रोहन के कमरे की लाइट जली थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो पढ़ रहा था। मैंने कहा, ये कोई पढ़ने का टाइम है? चलो सो जाओ। उसने कहा, जी पापा। मैं पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट तो गया था पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक बेचैनी अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। मैं कभी दाएं तो कभी बाएं करवटें बदलता रहा।
बगल में लेटी विधि और निकिता बहुत गहरी नींद सो रही थी। लेटे लेटे मुझे विधि की बात याद आ गई जब वो मुझे रोहन की लेट नाइट स्टडी की बात बता रही थी, और मुझे अचानक ध्यान आया कि विधि ये भी कह रही थी कि रोहन की मैडम ने रोहन को डॉक्टर को दिखाने को कहा क्योंकि वो बीमार सा लगता है और स्कूल में सोता रहता है। मैं ये सारी बातें याद करके एकदम डर सा गया। अब उस बात ने मुझे और ज़्यादा बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं एक बार फिर रोहन के कमरे की तरफ तेज़ कदमों के साथ गया और एकदम से दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो टेबल पर ही पढ़ते पढ़ते सो गया। उसके पास जाकर जब मैं उसके सर पे हाथ फेरने लगा तो एकदम से ध्यान उसके चेहरे की तरफ गया। मैं एकदम निश्शब्द हो गया। मैं उसका चेहरा देखकर दंग रह गया। चेहरा एकदम पीला, आंखें अंदर गड़ गई थी। वो इतना बीमार लग रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं सिसक सिसक कर रोने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर रोहन डर के मारे उठ बैठा और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ पापा? बिन कुछ कहे मैंने बस उसे गले से लगा लिया। कैसा निर्दयी बाप हूँ मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? पापा तो कभी ऐसे नहीं थे। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, गाइड किया है। क्या हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। इंसान अगर एक दिन भी अच्छी नींद ना सोए तो वो कितना बीमार हो जाता है, और तू मेरे लिए रात रात भर पढ़ने लगा। I'm सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तू इतना छोटा होकर इतना सब समझ गया और मैं तेरा बाप होकर कुछ भी नहीं समझ पाया। मैं अपना वक्त कैसे भूल सकता हूँ जब कई सारे अटेम्प्ट के बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। मुझे अच्छे नंबर चाहिए थे, पर कभी ये कोशिश भी नहीं की कि अच्छे नंबर आएंगे कैसे। रोने के कारण मेरे शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। रोहन मेरे गले से लिपटा रहा और जी भर के रोता रहा। विधि बस पीछे खड़ी होकर हम दोनों को भीगी हुई आंखों से देखती रही।